नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हॉब्स के बारे में, जो कि प्रसिद्ध पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। हॉब्स का नाम लेते ही आप लोगों के मन में ये विचार जरूर आया होगा कि तीन नाम हमेशा साथ रहते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। वैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे आपने। ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है, या हम यूँ कह सकते हैं दैवीय सिद्धांत है, और सावयव सिद्धांत। तो राज्य के बारे में बहुत सारे सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, मार्क्स का भी सिद्धांत पढ़ा होगा। लेकिन हॉब्स, लॉक और रूसो ने जो सिद्धांत दिया है राज्य की उत्पत्ति के बारे में, उसे हम सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का तात्पर्य यदि हम लें तो राज्य की उत्पत्ति के पीछे उन्होंने ये माना कि विभिन्न या सभी समाज के लोगों के द्वारा जब समझौता किया गया तभी राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई। संप्रभुता के बारे में हम यदि विचार करें तो सबसे पहले यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो हॉब्स ही हैं जिन्होंने संप्रभुता की सबसे पहले प्रामाणिक व्याख्या की। हालांकि उन्होंने कोई अलग से संप्रभुता के बारे में नहीं लिखा या संप्रभुता के बारे में अपने विचार कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहे, लेकिन जो समझौता सिद्धांत उन्होंने दिया उस सिद्धांत के आधार पर स्वतः ही एक संप्रभुता के बारे में स्पष्ट विचारधारा निकल कर आती है। इनका जब जन्म हुआ मेलसमबरी नामक स्थान में 1588 में, उस समय आर्मेडा का युद्ध हुआ था और ब्रिटेन में सर्वत्र भय व्याप्त था, भय का साम्राज्य था। अब इन परिस्थितियों में कई बार तो ये कहा गया कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक तो उसे यानी हॉब्स को और दूसरा भय को। वो भय का जो वातावरण था और जो परिस्थितियां थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में लिखा भी है। हालांकि बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे डी सीवे है, डी कारपोरे पॉलिटिको है, डी होमाइन है, कानून के बारे में या कानून के तत्व है, ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी। लेकिन जो लेवियाथन उनका ग्रंथ है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में माना जाता है, और इसी में उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत की भी व्याख्या की है। तो संप्रभुता के बारे में उनके विचार पढ़ें या किसी और विषय के बारे में, उससे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत की व्याख्या किस तरह से की है। जहाँ तक मानव के स्वभाव का चित्रण है, उन्होंने मनुष्य को स्वभाव से बहुत ही बुरा प्राणी बताया है। हॉब्स का मूल मंत्र स्वयं को पढ़ो है, और वह इस बात पर बल देता है कि राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होना चाहिए। मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार हमें सबसे पहले 1640 ईस्वी में प्रकाशित डी कारपोरे पॉलिटिको में मिलते हैं, और उसके बाद लेवियाथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्याय के प्रारंभ में हॉब्स मानव का चित्रण एक स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में करता है, जो सदैव स्वयं अपने हित की साधन की चेष्टा में लगा रहता है और अपने स्वार्थ के लिए वह निरंतर लड़ाई झगड़ा भी करता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना होता है और उसमें शक्ति वृद्धि की लिप्सा भी बराबर बनी रहती है। यही लिप्सा उसे बराबर क्रियाशील रखती है, और यह इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से वह बराबर बेचैन रहता है। मनुष्य की यह लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है।
हॉब्स ने ये माना कि मानव प्राणियों का परीक्षण यह सिद्ध करता है कि उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं है, वे लगभग बराबर हैं। शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सब मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, किंतु यदि सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ अधिक नहीं है। अरस्तु ने स्पष्ट रूप से कहा था, जब हमने पढ़ा था तो अरस्तु ने ये कहा कि व्यक्ति प्रकृति से असमान ही होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य में कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मकेंद्रित होता है, स्वार्थी होता है और वो भयग्रस्त होता है। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य में निस्वार्थता का गुण तो है ही नहीं, और दया की भावना देखने में निस्वार्थ जान पड़ती है, पर हॉब्स उसका भी स्वार्थ रूप में विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा, जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा न हो जाए। इस भय से हमें क्लेश का अनुभव होता है और वही दया का मूल कारण भी है। तो जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है उसमें हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी बताया है, एकांगी, झगड़ालू, कपटी, एक दूसरे को मारने वाला और बर्बर के समान उन्होंने बताया। मानव स्वभाव की व्याख्या के साथ ही हॉब्स ये भी बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। प्राकृतिक अवस्था हम किसे कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था है जब राज्य अस्तित्व में नहीं था, यानी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो स्थिति है उसको हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा दी है। अब क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बुरा है, एकांगी है और स्वार्थी है, कपटी है, झगड़ालू है, तो प्राकृतिक अवस्था भी उसी के अनुसार है और प्राकृतिक अवस्था की दशा भी बुरी दशा है। उसे हॉब्स ने नाम दिया बर्बर या जंगली अवस्था। हॉब्स इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़े और उसकी प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसे कि पूर्णतया स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्यों के नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो जाती है, और इस अवस्था में सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध भी चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में स्वयं हॉब्स ने कहा है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी और इसके अंतर्गत जो कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हो वही उतने समय के लिए उसका हो जाता था। तो इस अवस्था में मनुष्यों का जीवन भी दुखमय होना स्वाभाविक था और किसी प्रकार की प्रकृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण हो, यातायात के साधन हो, ज्ञान, समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं था और मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक तथा क्षीण होता था, क्योंकि प्रत्येक क्षण व्यक्ति लड़ाई झगड़े में लगा रहता था। पशुओं के समान वो बर्बर था और इसी तरह वो पाश्विक रूप धारण करता, अपवित्र था उनका जीवन, यानी शांतिपूर्वक जीवन नहीं था। प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था थी और अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर वह सिद्ध नहीं करता, वरन अनुमान करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इसी से मिलती जुलती रही होगी। वह अपने अनुमान के पक्ष में तर्क देते हुए कहता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी दशा हुई थी और ऐसी दशा आजकल उन जातियों की पाई जाती है जो सभ्यता के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय जगत का उदाहरण देते हुए भी हॉब्स कहता है कि सभी राज्यों पर कोई उच्च सत्ता न होने के कारण ही
वे प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और उनमें परस्पर युद्ध होता रहता है। अपने इन उदाहरणों के आधार पर ही होब्स ने कहा कि मनुष्यों को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं वरन बड़ा दुख और कष्ट मिलता है, और इसलिए वे एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी बताया। प्राकृतिक कानून या नियम की चर्चा भी होब्स करते हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ होता है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता, और प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। इसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। तो प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का या कर्तव्य का आभास होता है। तो इस तरह से होब्स ने कहा कि प्राकृतिक नियम बहुत सारे हैं, 19 हैं, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए, और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करने को तत्पर रहना चाहिए, और दूसरों के विरुद्ध उतनी स्वतंत्रता पर ही संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह दूसरों को स्वयं के सिद्ध विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। तीसरा नियम यह है कि व्यक्ति द्वारा उन समझौतों का पालन किया जाना चाहिए जो स्वयं उसने तैयार किए हैं। इस प्रकार प्रकृति के ये नियम उन शर्तों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर समाज का ढांचा खड़ा किया जा सकता है। फिर उन्होंने जैसे अनुबंध के बारे में बताया, समझौते के बारे में बताया, और वो बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, किंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था, और जब तक सभी उनका पालन न करते कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन न कर सकता था। अतः आवश्यकता ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके, और व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी ही। इस तरह की यानी शक्तिशाली संस्था के लिए वो प्रेरित भी हुए, और इस तरह राज्य की स्थापना का केवल एक ढंग है, और वह है समस्त व्यक्तियों को अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या समूह के प्रति समर्पित कर देना। केवल इसी पद्धति को अपनाकर संघर्ष के मूल कारण इच्छाओं की अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों का कर्ता समझकर उनका पालन कर सकता है। केवल इसी प्रकार से प्रजाजन शासक की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय को अपना निर्णय मान सकते हैं। होब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर की गई है, और होब्स ने इसका सूत्र इस प्रकार दिया है कि मानो प्रत्येक व्यक्ति से कहता हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सारे अधिकार इस व्यक्ति या इस संस्था को इस शर्त पर देता हूँ कि तुम भी अपने सारे अधिकार इसे सौंप दो और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करो। इस तरह इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौते के द्वारा हुआ, और होब्स का सिद्धांत संविदा सिद्धांत की पूर्व व्याख्याओं से इस दृष्टि से भिन्न है कि उसके अनुसार राज्य का जन्म सामाजिक समझौते द्वारा हुआ है, शासकीय समझौते द्वारा नहीं। तो होब्स का जो सामाजिक समझौता है वो एक ऐसा समझौता है जिसमें जनता द्वारा परस्पर किया गया, और समझौते के साथ ही समाज, राज्य और सरकार की स्थापना हो जाती है, और जो महाशासक है लेवियाथन जिसको नाम दिया है उसकी स्थापना हो जाती है। निरंकुश शासन की स्थापना हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति समझौते के बाद में जो समझौते में शामिल हुआ है वो राज्य की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य है और उसके विरोध
में खड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से सामाजिक समझौते के बारे में हॉब्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।